बात सुनते ही लॉयर ने अनिका से कहा, मिस श्रेया कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है, ये उनका पहला गुनाह है और हम कोर्ट में ये आसानी से साबित कर सकते हैं कि नताशा ने एक छोटी सी बच्ची पर किस तरह से अत्याचार किए थे। एक माँ होने के नाते ऐसी बात पर मिस श्रेया को गुस्सा आ गया और उन्होंने बदला लेने की भावना से मिस नताशा के आईवी ड्रिप में केमिकल इंजेक्ट किया था। मगर मिस श्रेया नताशा की जान नहीं लेना चाहती थी। ये बात उनके कंप्यूटर सर्च से हम अदालत में प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अदालत उन्हें माफ कर देगी, मगर उम्र कैद की सजा कम होकर लगभग 3 या 4 साल की सजा में बदल जाएगी। ऐसी सिचुएशन में इससे अच्छा डिफेंस और कोई नहीं हो सकता। जब लॉयर ने ये सारी बातें अनिका से कही तो अनिका एक गहरी सोच में डूब गई। आकाश ने लॉयर से पूछा, और अगर ये इल्जाम मैं अपने सर पर ले लेता हूँ तो मुझे कितने सालों की सजा होगी? लॉयर ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद कहा, देखिए मिस्टर आकाश, अगर आप ये इल्जाम अपने सर पर लेते हैं तो कोर्ट में ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपने गलती से नताशा को वोट रख दिया था। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपकी इंटेलिजेंस की और स्मार्टनेस की लोग अक्सर बातें किया करते हैं। अगर आप कोर्ट में अपना गुनाह कबूल करते हैं तो कम से कम आपको 10 साल की सजा सुनाई जाएगी। तभी श्रेया ने अपनी जगह से खड़े होते हुए आकाश से कहा, आकाश, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पिंकी मुझसे ज्यादा तुम्हें चाहती है और चुपचाप नताशा के हर अत्याचार को बर्दाश्त करती रही, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो नन्ही सी बच्ची ये जानती थी कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि नताशा पिंकी को कितना फिजिकल और इमोशनल टॉर्चर कर रही थी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए चुपचाप वो सब कुछ सहती रही, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। देखो, मुझसे वादा करो कि तुम पिंकी को एक पल के लिए भी अब अपने से दूर नहीं रखोगे। आकाश ने अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कहा, काश उसने ये सब कुछ पहले ही बताया होता तो आज ये दिन देखने की नौबत न आती। तभी एक पुलिस ऑफिसर रिमांड रूम के अंदर आकर आकाश और अनिका से कहने लगा, एक्सक्यूज मी सर, मैडम, विजिटिंग टाइम पूरा हो चुका है। ये सुनते ही आकाश ने श्रेया से कहा, देखो, तुम डरना मत और जब तक हम वापस तुमसे मिलने नहीं आते तुम पुलिस को कुछ मत बताना। मेरे लिए, अपनी पिंकी के लिए बस उनसे कह देना कि तुमने नताशा को नहीं मारा, तुम सिर्फ उसे मिलने गई थी हॉस्पिटल। आगे क्या कहना है ये हम केस का डिफेंस तैयार करने के बाद तुम्हें बताएंगे। तभी वकील ने आकाश की बात में हामी भरते हुए श्रेया से कहा, हाँ मैडम, आकाश सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपसे पूछताछ की जाए तो सिर्फ इतना कहिएगा कि आपको पता नहीं था कि आप किस तरह का ड्रग नताशा को दे रही थी। आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। श्रेया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो वकील या आकाश की बात सोचने समझने की सिचुएशन में नहीं थी। कुछ ही देर में कुछ पुलिस कांस्टेबल रिमांड रूम के अंदर आकर अनिका और आकाश से बाहर जाने की रिक्वेस्ट करने लगे। आकाश अनिका और वकील के साथ रिमांड रूम से बाहर निकल गया। रिमांड रूम का दरवाजा बंद होते ही आकाश ने वकील से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किसी तरह मुझे कोर्ट में मुजरिम प्रूव कर सकते हैं या नहीं? आकाश की बात सुनकर वकील हैरान रह गया। वकील ने आकाश से कहा, देखिए सर, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। अगर हम मिस श्रेया के लिए अच्छा डिफेंस तैयार करते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि हम अदालत से उन्हें कम से कम सजा दिलाएंगे। लेकिन अगर हम किसी भी तरह कोर्ट में आपको गुनहगार प्रूव करते हैं तो कोर्ट आपको दया की नजर से नहीं देखेगा और आपको कड़ी सजा सुनाएगा, कम से कम 10 साल। आकाश ने वकील की बात बीच में काटते हुए कहा, चाहे मुझे 10 साल जेल में गुजारने पड़े, मैं श्रेया को एक दिन के लिए भी जेल के अंदर नहीं देख सकता। आप सिर्फ वही कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। आकाश को इस तरह ऑर्डर देते हुए देखकर वकील और वकील के दोनों असिस्टेंट भी घबरा गए थे। आखिर आकाश गुलेरिया का हुक्म टालने की हिम्मत उन लोगों में नहीं थी। वकील ने अनिका की ओर देखकर कहा, मैडम, अब आप ही समझाइए सर को, ऐसा करना पागलपन होगा। अनिका को आकाश और वकील के बीच में चल रही बहस सुनाई नहीं दे रही थी। अनिका मन ही मन गहरी सोच में चली गई थी। तभी वकील ने फिर से अनिका के पास जाकर अनिका को जोर से आवाज लगाते हुए कहा, मैडम, मैडम, क्या सोच रही हैं आप? देखिए मिस्टर आकाश क्या कह रहे हैं। जैसे ही वकील की आवाज अनिका के कानों पर पड़ी, अनिका अपने थॉट से बाहर आई और वकील से कहने लगी, देखिए वकील साहब, मुझे लग रहा है कहीं कुछ है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं जानती हूँ बेंजोक्लेटिन ड्रग किसी की जान नहीं ले सकता। अगर वो ड्रग किसी के शरीर में चला जाए तो उसकी नसों में काफी दर्द महसूस होता है,
मगर इसके अलावा वो केमिकल शरीर को और कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उस केमिकल की वजह से किसी की मौत होना इम्पॉसिबल है। फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि उस केमिकल की वजह से नताशा की मौत कैसे हुई। वकील कुछ देर तक हैरानी से अनिका की ओर देखता रहा। आकाश ने अनिका से पूछा, क्या तुम सस्पेक्ट कर रही हो कि नताशा का खून? इससे पहले कि आकाश आगे कुछ कहता, अनिका ने वकील की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है हमें अभी के अभी एक बार नताशा की लाश को एग्जामिन करना चाहिए। वकील अच्छी तरह जानता था कि आकाश गुलेरिया इस केस के लिए पैसा पानी की तरह बहा देगा। बिना लीगल इजाजत वकील ये काम कुछ लोगों को पैसे खिलाकर आसानी से करवा सकता था। वकील ने अपने फोन से हॉस्पिटल में किसी को फोन लगाया और कहा, देखो, कुछ देर के लिए मैं नताशा की लाश को एग्जामिन करना चाहता हूँ। फोन पर सामने वाले आदमी की बात सुनकर वकील के चेहरे के होश उड़ गए। जब आकाश ने वकील का चेहरा देखा तो आकाश ने वकील से पूछा, क्या हुआ वकील साहब, आप इतने शॉक क्यों लग रहे हैं? वकील ने अटकती हुई आवाज में आकाश और अनिका से कहा, हॉस्पिटल से नताशा की लाश को अंतिम क्रियाक्रम के लिए भेज दिया गया है। अनिका और आकाश दोनों ही हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो सकता था। अभी नताशा की मौत को कुछ ही घंटे हुए थे। इतनी जल्दी पोस्टमार्टम होकर नताशा की लाश को अंतिम संस्कार के लिए कैसे भेज दिया गया था? अनिका और आकाश दोनों ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर कोई सुराग मिल सकता था तो वो सिर्फ नताशा की लाश को एग्जामिन करके मिल सकता था। अगर नताशा की लाश को जला दिया गया तो उसके साथ साथ नताशा की मौत के साथ जुड़े सारे राज भी जल जाएंगे। आकाश ने वकील के हाथ से फोन लेकर हॉस्पिटल के कर्मचारी से पूछा, कितनी देर पहले नताशा की बॉडी को हॉस्पिटल से निकाला गया था? उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, लगभग आधे घंटे पहले। उस आदमी ने आकाश को नताशा को जिस शमशान घाट ले जाया गया था उसका एड्रेस भी बताया। एड्रेस सुनते ही आकाश, अनिका और लॉयर दौड़कर आकाश की कार में बैठ गए। अनिका ने आकाश को ड्राइविंग सीट से उठाकर कहा, मुझे गाड़ी चलाने दो और तुम कसकर सीट बेल्ट बांध लो। आकाश ने अनिका को जो एड्रेस बताया था वो पुलिस स्टेशन से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। मगर अनिका जानती थी कि इतना वक्त नहीं था उनके पास। एक बार अगर नताशा की चिता को आग लगा दी गई तो नताशा की नाश के साथ साथ श्रेया की इनोसेंट होने का सबूत भी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। अनिका ने फुल स्पीड में कार चलाना शुरू कर दिया। कार में पीछे बैठा वकील और उसके असिस्टेंट अनिका की ड्राइविंग स्किल देखकर हैरान भी थे और घबराहट के मारे उनके माथे से पसीना भी छूटने लगा था। अनिका एक के बाद एक गाड़ियों को उल्टी कर रही थी। अनिका जिस स्पीड में दिल्ली के हाईवे पर गाड़ी चला रही थी ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली हाईवे किसी रेसिंग ट्रैक में बदल चुका था। आधे घंटे बाद अनिका की गाड़ी उस शमशान घाट के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही अनिका और आकाश तेजी से गाड़ी के बाहर निकले। जैसे ही आकाश और अनिका दौड़कर शमशान के अंदर जाने लगे, गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उन दोनों को रोकते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी मैडम, सर आप लोग इस तरह अंदर कहाँ जा रहे हैं? इससे पहले कि वो गार्ड अनिका और आकाश को रोकता, आकाश ने उसे पीछे धकेल दिया और अनिका के साथ दौड़कर शमशान के अंदर चला गया। शमशान के अंदर काफी सारे चेम्बर थे, जिनमें से 3 से 4 चेम्बर्स में कुछ लोग चिताओं को आग देने की तैयारियां कर रहे थे। अनिका और आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नताशा किस चेम्बर में थी। तभी अनिका की नजर गाड़ी में बैठी डॉक्टर रितु पर पड़ी। अनिका दौड़कर डॉक्टर रितु की कार के पास गई और जोर जोर से डॉक्टर रितु के कांच पर नॉक करने लगी। डॉक्टर रितु ने बड़े ही आराम से अपनी गाड़ी का कांच नीचे करके अनिका से पूछा, कहिए मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? रितु की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी रेलवे इंक्वायरी काउंटर पर बैठी थी। रितु के चेहरे पर इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि वो इस वक्त शमशान घाट में किसी की मौत का शोक मनाने आई थी। अनिका ने डॉक्टर रितु से पूछा, नताशा कहाँ है? डॉक्टर रितु ने मुस्कुराते हुए अनिका को जवाब दिया, उसे तो आपकी फ्रेंड ने इस दुनिया से किसी और दुनिया में भेज दिया है। अनिका के पास इस वक्त रितु की पहेलियां बुझाने का टाइम नहीं था। अनिका ने सख्त आवाज में रितु से पूछा, मेरा मतलब है नताशा की लाश को कौन से चेम्बर में जलाया जा रहा है? मुझे जल्दी से बताओ। रितु ने बड़े ही रिलैक्स टोन में अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, अब क्या फायदा, तुम्हारी दोस्त को जो करना था वो पहले ही कर चुकी है, अब मरे हुए को और कितना मारोगे?
आकाश और अनिका को इस बात का एहसास हो रहा था कि शायद डॉक्टर रितु भी जानबूझकर उन्हें नताशा की लाश के पास जाने से रोक रही थी। अनिका के पास इस वक्त रितु से बहस करने का कोई टाइम नहीं था। अनिका ने जोर से रितु का हाथ पकड़ा और उसकी कार का दरवाजा जबरदस्ती खोलते हुए रितु को खींचकर कार से बाहर उतारा। अनिका का फोर्स इतना था कि अगर रितु वक्त पर कार से बाहर नहीं निकलती तो शायद अनिका के फोर्स की वजह से उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता। दर्द की वजह से रितु जोर जोर से चिल्लाने लगी। रितु की आवाज सुनते ही शमशान घाट के गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड कुछ और लोगों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सिक्योरिटी गार्ड ने आकाश और अनिका को चारों ओर से घेर लिया और कहा, ये आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप जानते भी हैं ये कौन सी जगह है? इस जगह पर इस तरह जबरदस्ती करना कानूनन जुर्म है। अनिका जानती थी हर बीतते वक्त के साथ श्रेया को इनोसेंट प्रूफ करने का मौका भी गंवा रही थी। अनिका ने उस सिक्योरिटी गार्ड और उसके आदमियों से कहा, देखो यहाँ एक लाश को जलाया जा रहा है जो पूरी तरह से कानूनी नहीं है। हमें लग रहा है कि लाश को जलाकर सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। हमें जल्दी से जल्दी उस लाश को एग्जामिन करना है। ये बात सुनते ही रितु ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, बिल्कुल झूठ है ये। अरे मैंने खुद उस बॉडी को एग्जामिन किया है। मेरे साथ मेरी एक साथी भी थी। मैंने खुद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन किया है। ऑटोप्सी रिपोर्ट भी क्लियर है। सब कुछ कानून के दायरे में रहकर हुआ है। ये लोग बेमतलब तमाशा खड़ा कर रहे हैं और अगर तुम्हें इस अंतिम संस्कार को रोकना ही है तो तुम्हें कानूनन ऑर्डर पास करना होगा। आकाश और अनिका दोनों ये बात अच्छी तरह जानते थे कि जब तक वकील कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आता, नताशा की बॉडी जलकर खाक हो चुकी होती। रितु ने आकाश की ओर देखकर कहा, देखिए मिस्टर आकाश, आप जिस लड़की से प्यार करते हैं वो एक क्रिमिनल है। आपको ऐसी औरत का साथ नहीं देना चाहिए। और अगर फिर भी आपको मेरी बात नहीं माननी है और ये अंतिम संस्कार को रोकना ही है तो जाकर किसी हाई अथॉरिटी पुलिस ऑफिसर को ले आइए या फिर कोर्ट से स्टे ले आइए, तभी मैं आपकी बात मानूंगी। वैसे आपको बता दूं, नताशा के शरीर को आग देने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैसे ही अनिका ने डॉक्टर रितु की बात सुनी कि नताशा की बॉडी को किसी भी वक्त जलाया जा सकता है, अनिका ने शमशान घाट के सिक्योरिटी गार्ड को रिक्वेस्ट करते हुए कहा, किसी भी हालत में अभी की अभी बॉडी को जलने से रोको। सिक्योरिटी गार्ड्स हैरानी से कभी अनिका को देखते तो कभी डॉक्टर रितु को। डॉक्टर रितु ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, देखो ये मामला पुलिस का है, तुम बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है। इससे पहले कि डॉक्टर रितु आगे कोई और बात करती, अनिका ने अपनी जेब से इंस्पेक्टर अब्बास का दिया हुआ आइडेंटिटी कार्ड निकाला और सिक्योरिटी गार्ड्स को दिखाते हुए कहा, मैं एक ऑन ड्यूटी स्पेशल ऑफिसर हूँ। अभी के अभी नताशा का अंतिम संस्कार रुकवाओ। इट्स माय ऑर्डर। अनिका के हाथ में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर का आइडेंटिटी कार्ड देखकर सिक्योरिटी गार्ड भी घबरा गए। जैसे ही एक सिक्योरिटी गार्ड नताशा के अंतिम संस्कार को रोकने के लिए आगे बढ़ा, डॉक्टर रितु ने उसे रोकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? कोई भी आकर तुमसे कह देगा कि वो स्पेशल ऑफिसर है तो तुम उसकी बात मान लोगे? अरे ऐसे नकली डॉक्यूमेंट तो दिल्ली के हर गली नुक्कड़ पर मिलते हैं। हमें कैसे पता कि सचमुच ये कोई स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर है? अनिका अच्छी तरह जानती थी कि डॉक्टर रितु जानबूझकर टाइम वेस्ट कर रही थी। अनिका ने अपना कार्ड फिर से अपनी जेब में रखते हुए गार्ड से कहा, देखो अगर तुमने अभी के अभी मेरी बात नहीं मानी तो सबूत मिटाने के जुर्म में तुम लोगों पर भी कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अनिका की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर सिक्योरिटी गार्ड समझ गए थे कि अनिका कोई फेक ऑफिसर नहीं थी। पहले ही काफी समय बर्बाद हो चुका था। सिक्योरिटी गार्ड अपने कुछ साथियों के साथ नताशा की बॉडी को जिस चैम्बर में जलाया जा रहा था उस ओर आगे बढ़ने लगे। अनिका और आकाश भी